cardiovascular system. And cardiovascular system, let me first read out this and then I will define it in an elaboration way. In order to pump blood through the body, the heart is connected to the vascular system of the body. It is a closed system and it is designed to transport oxygen and nutrient to the cells of the body and remove carbon dioxide and metabolic waste products from the body. It means that cardiovascular system which our body contains, it's a major function of pumping the blood. And why it pump? It pump just to circulate the nutrition and the oxygen to the whole body. मेरे बात करने का मतलब है कि हम लोगों के पास में जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है जिसमें हमारा हार्ट मेजर फंक्शन क्रिएट करता है, उसका काम करना है कि उसे ब्लड सर्कुलेट करना है पूरी बॉडी में। और वो ब्लड सर्कुलेट क्यों करना है? क्योंकि उस सर्कुलेशन के साथ में वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट जो है वो पूरी बॉडी के पास में सर्कुलेट कर सकता है और पूरी बॉडी जो है जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट बनाएगी, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी, वो उसको पूरा बाहर निकालने के लिए भी फंक्शन करता है। ये इसका मेजर रोल है जो कि काम सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी में हार्ट है वही कर सकता है, क्योंकि पंपिंग मैकेनिज्म जो है वो सिर्फ हार्ट के पास में है और जो कि एक पंप के साथ में पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को फ्लो करवाता है। ठीक है, इतना पता चला कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या है। गाड़ी तो सब हो गया ना, होगा देन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम फंक्शन। अभी हम लोग देखते हैं कि क्या फंक्शन है और क्या के पार्ट्स हैं जो कि वर्क करते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स आर हार्ट, ब्लड वेसल एंड ब्लड। जो तीन चीजें मेजरली फंक्शन करती हैं वो हमारे पास में हार्ट, हमारा दिल, ब्लड वेसल्स जैसे हमारी आर्टरीज हैं, वेन्स हैं जिनमें ब्लड कैरी होता है, और ब्लड जो कि इटसेल्फ एक लिक्विड टाइप सब्सटेंस है जो कि उसको कैरी करता है। ये सरकार के सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद में जनरल फंक्शन, दिस प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। जो मेजर फंक्शन है हार्ट का वो है ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड को फ्लो करवाना, एंड ट्रांसपोर्टेशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह तक ब्लड का आना और जाना। एवरीथिंग ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। रेगुलेशन ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसका रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब ये है कि आपका जो हार्ट है वो एक रिदमिक प्रोसेस में वर्क करता है। रिदमिक प्रोसेस का मतलब ये है कि जैसे हम लोग बोलते हैं हमारा हार्ट जो वर्क करता है वो लब डब साउंड क्रिएट करता है, और लब और डब साउंड कब क्रिएट करता है? जब उसके अंदर पंपिंग मैकेनिज्म होता है। जिस तरीके से वो पंप करेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा, तो ये साउंड लब एंड डब प्रोड्यूस होगी। और ये प्रोडक्शन ऑफ साउंड कब होती है? जब वो ब्लड को अपने मशीन, जैसे हार्ट की मशीन है, वो वहां से ब्लड को पंप आउट करेगा, ऊपर से फिर वो स्वेलो मतलब नॉर्मल एम्प्टी हो जाएगा, फिर से ब्लड गैस्प करेगा, फिर एक्सप्लोड करेगा। ये सारा फंक्शन जब हार्ट प्रोड्यूस करता है तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है, और ये सारा रेगुलेशन एक रिदमिक प्रोसेस के अंडर होता है। देन इट हैव अ इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक, अंदरूनी और बाहर का। ये दोनों चीजें इस हार्ट के फंक्शनिंग के लिए काम करती हैं कि उसे कौन कौन सी चीजें सिग्नल देती है। एक सिग्नल तो जो हार्ट खुद उसे पंपिंग के लिए देता है, दूसरा सिग्नल उसको बॉडी से मिलता है जिसमें उसे पता चलता है कि उसे कंटिन्यूअसली ब्लड को सर्कुलेट करते रहना है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ब्लड लॉस, आपको ब्लड लॉस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलती है। कैसे मिलती है? जब भी कभी आप लोग देखेंगे कि अगर आपको कभी चोट लगी है, 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक का टाइम होता है। अगर आपका ब्लड फ्लो करता है तो वो इतना ही देर तक फ्लो करता है, इससे ज़्यादा नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर कोगुलेशन प्रॉपर्टीज होती है। कोगुलेशन में क्या होता है? एक टाइप के एंजाइम्स रहते हैं हमारे ब्लड में, जैसे ही वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ में मिक्सअप होते हैं वो जमा होना शुरू हो जाते हैं, मतलब कोगुलेट होना शुरू हो जाते हैं।
और आपकी जो स्किन होती है उसके ऊपर वो एक जैसे आप हिंदी में बोलेंगे खरंडियास्कम टाइप की स्ट्रक्चर बना लेता है, जो कि उसके ऊपर एक लेयरिंग कंप्लीट कर देता है ताकि फर्दर ब्लड लॉस नहीं हो। इसके बाद में प्रोडक्शन एंड द सिंथेसिस। प्रोडक्शन एंड सिंथेसिस आप लोग सोच सकते हैं कि जो हार्ट है वो जितनी चीज़ें, जितना ब्लड प्रोड्यूस करता है आगे की तरफ में, और जितना वो उसका ब्लड उसने अपने पास में लाया था वो उसको लंग्स के पास में ले जाके उसको वापस से बाहर छोड़ता है, जिससे क्या होता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी से बाहर की तरफ एक्सपेल आउट हो जाता है। तो ये मैकेनिज्म इसका कॉन्टिन्यूसली वर्क करता रहता है। जिस तो ये तीनों चीजें हम लोगों ने देखी। दिस इज द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम फंक्शन। ये इतना मेजर फंक्शन है जो कि कार्डियोवैस्कुलर कंटेन करता है। देन वी हैव अ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या चीजें आती हैं? टू क्रिएट द पंप वी हैव टू एग्जामिन द फंक्शनल एनाटॉमी। सबसे पहले हमें एनाटॉमी का मतलब पता होना चाहिए। एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी और अ मेडिकल फील्ड where we study the structure and the function of a body part। जहाँ पे हम लोग किसी भी बॉडी पार्ट का कोई भी एक स्ट्रक्चर उठा लेते हैं, कोई भी एक पार्ट ऑर्गन उठा लेते हैं, उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हैं। लाइक अगर हमने लंग्स को निकाला है, वी आर अबाउट टू स्टडी द लंग्स, तो हम लोगों को दोनों तरफ के लंग्स लेने हैं। उसके बाद में उसकी लेयरिंग देखते हैं, कवरिंग देखते हैं, उसकी ब्रांचेस देखते हैं, उसके अंदर कितने पार्ट्स हैं देखते हैं, कौन सी उनमें आर्टरीज वेन्स आती हैं जाती हैं, कहाँ से आती हैं, कहाँ पे जाती हैं, कितनी चीज़ें हैं, ये सारी स्ट्रक्चर जो स्टडी है ये हम एनाटॉमी में करते हैं। एनाटॉमी के अंदर हम सारी बॉडी पार्ट्स को देखते हैं। जैसे अभी हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम देख रहे हैं, वैसे ही कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपका एनाटॉमी सब्जेक्ट में भी आएगा। देन यू हैव टू स्टडी अबाउट द हार्ट। आप हार्ट की लेयरिंग्स देखेंगे, उसके पार्ट्स देखेंगे, उसमें कितने लाइक कौन कौन से फाइबर्स है, कौन सी मसल्स उसमें वर्क कर रही हैं, या फिर उसमें कितने बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड टाइप के वाल्व्स बने हुए हैं, ये सारी चीज़ें हमको स्टडी करना है। जैसे हम लंग्स में देखेंगे तो वी हैव 2 lungs in a body, तो वी शुड नो अबाउट द स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस कि कौन सा लेफ्ट है और कौन सा राइट है, उसका डिफरेंस हमें पता होना चाहिए ताकि हम लोग उसके बारे में ज़्यादा जान सके। और ये सब कैसे हो सकता है? ये एनाटॉमी की स्टडी से हो सकता है। So we are, this is the physiology subject, so we would not be going in a very deep form of anatomy or the functional anatomy. We will superficially cover so that you have a brief idea about the heart and its structure. So cardiovascular system function, to create the pump, we have to examine the functional anatomy, which is cardiac muscle, chambers, valves, intrinsic conduction system. So there are the 4 parts which we are dealing with कि कार्डियक स्ट्रक्चर के अंदर मेजर क्या चीजें आती हैं? कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स आर दोज मसल जो सिर्फ और सिर्फ हार्ट में मिलती है। हार्ट के अंदर होने वाली जो मसल्स हैं दे आर नोन एज कार्डियक मसल्स। और ये मसल्स जो हैं ये इनवॉलेंटरी टाइप की होती हैं। इनवॉलेंटरीली मतलब है जो हमारी इच्छा शक्ति के अनुसार काम नहीं करती हैं। मतलब ये कि जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उस मसल ने काम करना है या काम नहीं करना, इट विल नॉट बी डिसाइडेड बाय आवर ब्रेन। जैसे हमारा स्केलेटल मसल्स है, हमारी बॉडी में वी हैव 3 टाइप ऑफ मसल्स। वन इज स्केलेटल मसल, another is smooth muscle, and then cardiac muscles. So only the skeletal muscles are kind of a muscle which are involved in voluntarily एक्शन। वॉलेंट्रली एक्शन मतलब कि हम लोग उसे कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक इफ आई वांट टू एक्सपेंड माय फिंगर्स एंड palms, आई कैन डू। इफ आई वांट टू श्रिंक, इफ आई वांट टू बेंड, इफ आई वांट टू अगेन डू दिस, इफ आई वांट टू बेंड फॉरवर्ड, बेंड बैकवर्ड, लेफ्ट साइड, whenever I want I can. Why? Because these are the voluntarily muscles. They get the signal from brain. जो वॉलेंट्रली मसल्स काम करती हैं हमारी स्केलेटल मसल्स का, वो ब्रेन से सिग्नल लेती हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करती हैं। अगर हम देखें कि कार्डियक मसल और स्मूथ मसल, तो स्मूथ मसल आर दोज मसल विच आर फाउंड अराउंड द
होलो ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के अंदर लाइक लंग्स है, इंटेस्टाइन है, स्टमक है, जितना भी मस्कुलर पार्ट्स होता है उनका, उनके अंदर कुछ कुछ मूवमेंट चलता रहता है। कुछ कुछ मूवमेंट कैसा चलता रहता है, लाइक इंटेस्टाइन है उसमें इस तरीके की मूवमेंट चलती रहती हैं ताकि वो अपना एब्जॉर्प्शन फेज जो है वो कंटिन्यू कर सके। इसी तरीके से हमारे बाकी की जो बॉडी स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर कवरिंग के जो मसल्स हैं वो अपना काम करते रहते हैं। वी कैन नॉट कंट्रोल दीज मसल्स एंड देयर वर्क, बट सेम लाइक एज कार्डियक मसल्स वो हार्ट को कवर करती हैं, सिर्फ हार्ट में मिलती हैं, और वो भी काइंड ऑफ इनवॉलंटरी मसल होती हैं जिनमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो अपना काम अपने आप करती है। Then the chambers, we have 4 chambers in our heart, 2 atria and 2 ventricle. हमारे हार्ट के पास में 4 चैम्बर्स हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। तो इनके डिटेल स्ट्रक्चर हम फर्दर स्लाइड्स में देख रहे हैं। वेल्व्स जो कि एक एट्रिया और वेंट्रिकल को बीच में से डिवाइड करता है और उनको दोनों को कनेक्टिविटी और रूट देता है, दैट इज वेल्व। इंट्रिंसिक कंडक्शन सिस्टम, ये एक कंडक्शन सिस्टम है जिससे उसे सिग्नल मिलता है कि हाउ टू वर्क। फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ द हार्ट, अभी हम लोग देख रहे हैं 4 चैम्बर्स, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल, 2 सिस्टम, पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक। हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप का कंडक्शन सिस्टम रहता है, एक पल्मोनरी, एक सिस्टेमिक। पल्मोनरी सिस्टम के अंदर जो हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है वो हार्ट से लंग्स तक का ट्रेवलिंग पाथ कवर करता है। चाहे तो वो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ लेके जा रहा है या फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ लेके जा रहा है, उसका पाथवे सेम रहेगा। वो सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन रूट प्रोवाइड करवाता है हार्ट और लंग्स के बीच में। और सिस्टेमिक है जो हार्ट और पूरी बॉडी को कवर करता है, मतलब पूरी बॉडी के जितने भी पार्ट्स में आपको ब्लड पहुंचाना है वो सिस्टेमिक के अंदर आएगा। अब आप इस स्ट्रक्चर को अगर जूम करके देखेंगे तो यू कैन इजीली विजुअलाइज द आर्टरीज, वेन्स और वेना केवा, और हार्ट के पार्ट देख सकते हैं आप, एट्रियम, वेंट्रिकल, और आप वेल्व्स भी देख सकते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। सबसे पहले अगर हम ऊपर से स्टार्ट करें तो वी कैन सी द आयोटा। उसके बाद में आप देख सकते हैं नीचे की तरफ पल्मोनरी सैमुलर वॉल। आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं राइट पल्मोनरी आर्टरी, सुपीरियर वेना केवा, राइट एट्रियम, देन कस्प देख सकते हैं, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड। लेफ्ट साइड में आप लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम, बाइकस्पिड, कॉर्डी टेंडिने, पैपिलरी मसल्स, ये सारी स्ट्रक्चर्स आप यहाँ पर देख सकते हो, विच आर कंबाइंड स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। उसके बाद में आप अगर डाउन साइड में देखेंगे तो डिसेंडिंग आयोटा यू कैन सी, और उसके बाद में लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं राइट वेंट्रिकल, इंफीरियर वेना केवा। ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं। Sorry for the disturbance. Actually, we have renovation work going on, so little bit people may understand that. Further, we decide to study about the functional anatomy of the heart. यहाँ पर आपको deeper structure देख सकते हैं आप लोग। एंड जो हमारा वेल्व्स आते हैं हार्ट के अंदर, उनका मेजर फंक्शन क्या है? वेल्व्स का मेजर फंक्शन ये है कि वो डायरेक्शन ऑफ द ब्लड सेट करते हैं। अगर आपका ब्लड का डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है तो दे प्रिवेंट द बैक फ्लो। अगर आपका हार्ट को उन्होंने आगे की तरफ जाने के लिए मोटिव दिया है, आपके हार्ट को नीचे की तरफ जाना है, तो जो वेल्व्स हैं वो उसे वापस पीछे की तरफ नहीं आने देंगे, वो उसे आगे की तरफ जाने के लिए ही रूट प्रोवाइड करवाएंगे। ये मेजर फंक्शन है आपके वेल्व्स का। अभी हमारे पास में वेल्व्स की जो डीपर क्लोज स्ट्रक्चर है, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से वेल्व्स जो है वो ब्लड को आगे की तरफ धकेलते हैं और फिर बाद में जैसे ही उनका काम खत्म हो जाता है वो क्लोज में आ जाते हैं। फंक्शन इज टू प्रिवेंट बैक फ्लो, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व एंड सैमुलर वाल्व। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो वाल्व है वो है एक आर्टरिया से, दिस वन द आर्टरिया, दिस वन इज द वेंट्रिकल। तो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में ये जो लाइन है ये आपका वेल्व है, और ये वेल्व ओपन और क्लोज होता रहता है। जैसे ही मेरा एट्रिया ब्लड से फिल अप हो जाएगा, आई विल ओपन एंड द ब्लड विल गो इन द वेंट्रिकल। Atrioventricular valves prevent the backflow to the atria. ये वो
वेल्व है जो कि एक बार अगर ब्लड वेंट्रिकल में आ गया तो ये वेंट्रिकल से उसे वापस एट्रियम में नहीं जाने देगा। प्रोलैप्स इज प्रिवेंटेड बाय द कॉर्डा टेंडिनाई। अगर हमारा हार्ट कोलैप्स करता है तो दीज आर द कॉर्डा टेंडिनाई व्हिच प्रिवेंटेड फ्रॉम द कोलैप्सिंग। टेंशन बाय द पैपिलरी मसल, और जो इनके अंदर फंक्शन के लिए टेंशन क्रिएटेड रहती है वो पैपिलरी मसल से मिलती रहती है, सो दैट कि वो उसे अपना पंपिंग मैकेनिज्म कंटिन्यू कर सके। Semilunar valve prevent the backflow into the ventricle. Semilunar valve वो valves होती हैं जो ventricle से निकलकर मेजर जो ब्लड वेसल्स है उनमें जाने वाले ब्लड को उनका डायरेक्शन देता है और उन्हें वापस से वेंट्रिकल्स में नहीं आने देता। नाउ यू पीपल में आस्क कि अगर हम लोग खड़े हैं तो हमारा बॉडी का जो ब्लड फ्लो है नीचे की तरफ आना है, तो ऑब्वियसली वो ग्रेविटेशनल सिस्टम से भी तो नीचे की तरफ आ सकता है। उसका ब्लड फ्लो क्यों होगा, क्योंकि क्यों नहीं होगा, वो मतलब ऊपर हमारा ब्लड अपना हार्ट है, हार्ट से अगर नीचे की तरफ सर्कुलेशन आना है तो ब्लड तो ग्रेविटी की फोर्स की वजह से भी तो नीचे ही जाएगा, तो वो बैक फ्लो वैसे ही नहीं होगा, तो वेल्व्स की क्या जरूरत है। तो वेल्व्स की जरूरत ये है कि जैसे हमारा जो हार्ट है वो उसे पंप आउट करेगा, ब्लड को नीचे की तरफ करेगा। सपोज ऐसा अगर कभी कंडीशन में हो कि आप सो रहे हो, तो स्लीपिंग टाइम में तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स उसको पुश डाउनवर्ड नहीं कर सकता है, और हम लोग मिनिमम 8 to 10 आवर्स स्लीप लेते ही लेते हैं, तो आधे दिन में तो हमारा ब्लड ग्रेविटी की वजह से चलेगा, बाकी के दिन में कैसे चलेगा। और अगर आप लोग देखो तो कुछ लोग एथलीट्स होते हैं या कुछ लोग स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जो कि हैंड स्टैंड करते हैं, मतलब उल्टा खड़े हो जाते हैं हाथों के बल, तो फिर क्या ब्लड उल्टा शुरू हो जाए क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे आ गया। ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि ब्लड को तो जिस डायरेक्शन में एक बार डिफाइन कर दिया वो उसी डायरेक्शन में ही चलेगा। इसलिए ये जो वेल्व्स का मेजर फंक्शन ये है कि बैक फ्लो नहीं होने देते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं एंड सक्सेसफुली प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो को। चाहे आप लाइन स्लीपिंग मोड में है, चाहे आप स्टैंडिंग मोड में है, चाहे आप डाउन स्टैंड या हैंड स्टैंड कर रहे हैं, किसी भी तरीके की कंडीशन में आप अगर होंगे तो इट विल हेल्प यू आउट विद द preventing from the backflow and directing the right flow of the blood. Then we have a valves of the heart. हार्ट के अंदर valves कितने होते हैं ये बात हम अब देखेंगे। आप लोग इस स्ट्रक्चर को जूम करके देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एट्रियोवेंट्रिकुलर valve देख रहे हैं जो कि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में आते हैं। तो कस्प, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, कॉर्डा टेंडिनाई, पैपिलरी मसल, ये इतने टाइप के वेल्व्स हैं। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड दो मेजर वेल्व्स हैं, एक लेफ्ट साइड के हार्ट में मिलता है, एक राइट साइड के हार्ट में मिलता है। ये हमें डिसाइड करने के लिए हेल्प करता है कि बॉडी के अंदर हमारा जो हार्ट है वो सीधा है या उल्टा है। सीधा और उल्टे का पता लगाने के लिए राइट और लेफ्ट पता होना चाहिए, और राइट और लेफ्ट कैसे पता होगा, हमें इतना पता रहना चाहिए कि हमारा जो राइट साइड का हार्ट है उसके अंदर ट्राइकस्पिड वाल्व होगा। ट्राइकस्पिड वाल्व मतलब तीन वाल्व होंगे, तीन हिस्से होंगे उसके अंदर ब्लड को नीचे जाने के लिए। और जो आपका लेफ्ट साइड का वाल्व होगा, लेफ्ट साइड का हार्ट होगा, उसमें मतलब सिंगल स्लिट होगा जिसपे वो दो वाल्व प्रोवाइड करवा सकता है। दो वाल्व प्रोवाइड करवाएगा ब्लड को एट्रियम से वेंट्रिकल में जाने के लिए। उसके बाद में हमारे पास में है कॉर्डा टेंडिनाई एंड पैपिलरी मसल। ये भी आपके हार्ट को जो स्टिमुलेट करती है अपने वाल्व को ओपन और क्लोज करने के लिए। देन वी हैव अ सेमिलुनर वाल्व। सेमिलुनर वाल्व्स वो वाल्व्स हैं जो हमारे वेंट्रिकल से ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होने के लिए बोलती है। इसमें दो टाइप का है, पल्मोनरी सेमिलुनर और एओर्टिक सेमिलुनर। पल्मोनरी वेन्स और एओर्टिक आर्टरीज, ये सब डिसाइडेड है कि किसमें कौन सा ब्लड जाना है, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड। अभी हम फर्दर व्हेन वी गो फर्दर वी विल सी कि कौन सा ब्लड वेसल्स हैं जो ऑक्सीजनेटेड और कौन सा डीऑक्सीजनेटेड कैरी करते हैं। तो एओर्टिक वाल्व्स आप देख रहे हो, एओर्टिक वाल्व्स जो है वो आपका राइट साइड पे है और पल्मोनरी जो है वो आपका लेफ्ट साइड पे है। ये दोनों आपके फंक्शन में क्रिएट करती हैं, बैक फ्लो को रोकने के लिए काम आती हैं, और ये हार्ट के अंदर वेंट्रिकल्स में लगी रहती हैं।
Heart valves with the atria and the major vessels removed, all four valves are clearly visible. अगर आप सारे atria और major vessels को निकाल दें तो आप चारों valves को easily देख सकते हैं. Although there is a difficult to distinguish the three separate cusp of tricuspid. ये हम लोग मान सकते हैं कि ट्राइकस्पिड के तीनों वेल्व्स को आईज के साथ में देखना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये बहुत डीपर स्ट्रक्चर है इसको देखने के लिए, क्योंकि आप लोग इसे कहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट हार्ट का राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल उसका बीच में जो पार्ट होगा उसको देखने के लिए थोड़ा डिफिकल्टी रहती है, बट यू मे विजुअलाइज इट. देन valves ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग रिलैक्सेशन. अभी हम लोग देखते हैं कि जो valves है अगर रिलैक्सेशन फेज में हो, रिलैक्सेशन फेज मीन्स when the heart not pumping, जब हार्ट के अंदर पंपिंग नहीं हो रहा है, रिलैक्सेशन फेज चल रहा है, तो valves जो है वो कैसे फंक्शन. ब्लड फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल एट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. हम लोग अभी सबसे पहले ब्लड फ्लो देख रहे हैं लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को वी आर डीलिंग विद. एंड लेफ्ट साइड के हार्ट के अंदर बाइकस्पिड है या ट्राइकस्पिड है? Bicuspid. Bicuspid. Okay. So let me read it out first. A transverse section through the heart illustrates the four heart valves. The two atrioventricular valves are open and the two semilunar valves are closed, and the atria and the vessels have been removed. हमारी एट्रिया और वेंट्रिकल्स के जो वेसल्स हैं उनको रिमूव कर दिया गया है. अभी हमें सिर्फ स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है. अगर आप इस स्ट्रक्चर को जूम करके देख रहे हैं तो आप लोग अगर लेफ्ट साइड का देखते हैं बाइकस्पिड, तो बाइकस्पिड वेल्व जो है वो ओपन है. ओपन है इसका मतलब ये है कि ऊपर से एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जा रहा है, लेकिन जो हमारा सिस्टेमिक वेल्व्स जो होंगे वो क्लोज रहेंगे, क्योंकि वो अगर जब तक वेंट्रिकल फुल नहीं होगा पहले से ही फ्लो शुरू हो जाएगा तो वो पंपिंग नहीं कर पाएगा, इसलिए वो वेंट्रिकल और ब्लड वेसल्स को क्लोज वाला वाल्व मिलेगा, वो क्लोज रहेगा. एट्रिया और वेंट्रिकल का ओपन रहेगा ताकि वेंट्रिकल फुल हो सके. इसमें आप लोग देख रहे हैं पल्मोनरी वाल्व्स क्लोज है, बाइकस्पिड ओपन है और ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो ओपन है और एओर्टिक वाल्व्स जो है वो क्लोज्ड है. विच मीन्स कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड के हार्ट के अंदर एट्रियम से ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स के अंदर जा रहा है, लेकिन वेंट्रिकल से वो ब्लड आगे सप्लाई नहीं हो रहा है, बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आयोटिक और पल्मोनरी दोनों वाल्व्स क्लोज हैं और दे आर गिविंग द टाइम टू फुल्ली कंप्लीटली फिल द वेंट्रिकल्स. बी स्ट्रक्चर जो आपकी है उसमें आप लोग देख सकते हैं a frontal section through the heart illustrate the blood flow through the mitral valve. mitral valve से जो ब्लड फ्लो होना है उसको इलिस्ट्रेट करेगी. When the mitral valve is open, it allows the blood to move from the left atrium to the left ventricle. ये अलाउ करती है लेफ्ट वेंट्रिकल एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाने को अलाउ करती है. एंड द एओर्टिक सेमिलुनर वाल्व and the aortic semilunar valve is closed to prevent the backflow of the blood from the aorta to the left ventricle. ये प्रिवेंट करती है बैकफ्लो, जो आपका ब्लड वेसल्स के अंदर जाने वाला था उसको रोकती है कि वो ब्लड फ्लो जो है वो रुका हुआ रहे और उस टाइम तक वो कम्प्लीटली फुल हो सके. आप स्ट्रक्चर बी में देख सकते हैं मिट्रल वाल्व जो है यानी कि बाइकस्पिड जो है वो ओपन है, ब्लड जो है वो नीचे आ रहा है, आयोटिक वाल्व क्लोज है, कॉर्डी टेंडनाइन लूज है और पैपिलरी मसल रिलैक्स्ड है. ये सारी चीजें इस स्ट्रक्चर को ये शो करती हैं कि इस टाइम के अंदर जो आपका हार्ट जो है वो रिलैक्सेशन फेज में. Valves of the heart during contraction. अभी हम लोग देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन फेज के अंदर हमारा जो valves है वो कैसे फंक्शन करते हैं. कॉन्ट्रैक्शन फेज का मतलब ये है कि वो कब पंप आउट कर रहे हैं. लाइक अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं कि अगर हमारा ये इस तरीके से हार्ट है, अभी वो रिलैक्स है और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जैसे जैसे ये मेरा हाथ है, ये अगर हार्ट है तो ये ओपन और रिलैक्स फेज में, मतलब यहाँ पर फिलिंग चल रही है, यहाँ पे जो ब्लड है वो अंदर आए जा रहा है. जैसे ही मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगी जो ब्लड था वो बाहर चला जाएगा.
कॉन्ट्रैक्ट करने के अंदर हमारा हार्ट के से जो ब्लड जो बाहर जाने वाला था, उस टाइम में हमारे वेल्व्स किस तरीके से फंक्शन करते हैं, वी आर डिस्कसिंग इट राइट नाउ। ब्लड फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द ग्रेट वेसल्स। वेंट्रिकल से ग्रेट वेसल्स के अंदर जाने वाला ब्लड कैसे ट्रेवल करता है, वी आर सीइंग इट। A transverse section, first of all, you zoom the figure of A. A transverse section through the heart illustrates the four heart valves during the ventricular contraction, and the two atrioventricular valves are closed, but the two samolunar valves are open, and the atria vessels are been removed. जो हमारा एट्रियल वेसल्स है उनको रिमूव कर दिया गया है ताकि आपको नीचे का व्यू इजीली क्लियरली दिखाया जा सके। इस सेक्शन के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारा एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स है वो क्लोज है, वो क्लोज है। इसका मतलब एट्रियम से ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में नहीं जा रहा, सिर्फ वेंट्रिकल में जो ब्लड कलेक्टेड था वो बॉडी में जा रहा है, विच मीन्स कि जो सैमुलिनर वाल्व्स है वो ओपन है और हार्ट के अंदर जो एट्रियम और वेंट्रिकल के अंदर वाल्व्स है वो क्लोज है। सेकेंड स्ट्रक्चर में आप लोग देख सकते हैं जो आपका फिगर 2 है, a frontal view shows that the closed mitral valves is closed mitral valve that prevent the backflow of the blood into the left atrium. The aortic samlunar valve is open to allow blood to be ejected into the aorta. आप लोग aorta के अंदर देख सकते हैं कि samlunar valve से क्रॉस होते हुए ब्लड जो था वो उसके अंदर आ गया, वेंट्रिकल से aorta के अंदर आ गया ताकि वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो। लेकिन जो उसका फंक्शन था, क्लोजिंग का फंक्शन मिट्रल वाल्व का, वो क्लोज है। और जो मिट्रल वाल्व के क्लोज के फंक्शन का मतलब है कि वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो एट्रियम में नहीं गया, और जो एओर्टिक सैमुलर वाल्व ओपन था, मतलब वेंट्रिकल का ब्लड जो था वो सर्कुलेशन में आ गया। अब इसमें आप डीपर स्ट्रक्चर देख सकते हो एवी वाल्व की, जो आपको सपोर्ट करती है। जस्ट अ मिनट, लेट मी गेट सम वाटर। आप लोग ये क्लोज स्ट्रक्चर को जूम करके देख सकते हैं कि एट्रियम और वेंट्रिकल्स के अंदर जो वेल्व्स रहते हैं आपके पास में, वो किस तरीके के रहते हैं। आप इस स्ट्रक्चर को अगर आप जूम करके देखेंगे तो आपको वेल्व्स दिख रहे हैं, कॉर्डी टेंडनाई, पैपिलरी मसल और ट्रेबेकुले कैमिनाई दिख रहे हैं। अभी तक में जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनमें से किसी को कोई समझने में प्रॉब्लम या लैंग्वेज प्रॉब्लम है? जिन लोगों का आज फर्स्ट क्लास है। ओके, तो वी आर कंटिन्यूइंग विद द एवी वाल्व सपोर्ट। आपने स्ट्रक्चर को जूम करके डेफिनेटली देख लिया होगा। Chordae tendini and the papillary muscles. In this frontal section, you can see the papillary muscle attached to the tricuspid valve on the right as well as the mitral valve on the left via the chordae tendini. जो आपकी पैपिलरी मसल्स हैं वो दोनों तरफ से अटैच है, ब्राइकस्पिड से और ट्राइकस्पिड से वाया chordae tendini, जो कि ये फंक्शन क्रिएट करवाती हैं जब आपका वाल्व का ओपन होना और वाल्व का क्लोज होना। Now comes for the heart layer and the musculature. Heart के अंदर कितनी टाइप की लेयरिंग्स हैं और कितना उसका कौन सा मसल्स उसके अंदर काम करती हैं, ये चीज हम लोग अभी देख रहे हैं। हार्ट के ऊपर और हर एक ऑर्गन के ऊपर कवरिंग और लेयरिंग होती है। क्यों होती है? ताकि वो उसे प्रोटेक्शन दे सके और उसके ऊपर अगर कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाए तो वो उसको सेव कर सकती हैं उस हार्म होने से। तो हार्ट का लेयर हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फर्स्ट डायग्राम को देखिए जिसके अंदर एक क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाया गया है हार्ट का।
सबसे पहले आपके पास में होता है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो है वो इनर लेयर है, सबसे अंदर का लेयर। उसके बाद में जो सबसे मोटे साइज का आता है वो है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम के बाद में आपके पास में आता है एपिकार्डियम। एपिकार्डियम इज द लेयर ऑफ आउटर वन। आप एपिकार्डियम के बाद में आता है पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी वो कैविटी है जो हार्ट को चारों तरफ से कवर करके रखती है, और उस कवरिंग के अंदर हमारे पास में एक फ्लूइड फिल्ड रहता है। पेराइटल लेयर ऑफ द सेरस पेरिकार्डियम, एक पेराइटल लेयर होती है जो कि कैविटी के बाहर बनी रहती है। और फाइब्रस पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम जो सबसे बाहर की तरफ की लेयर रहती है हार्ट की, जो उसको फाइब्रस फॉर्म प्रोवाइड करवाती है, ताकि हार्ट जो है वो एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर के अंदर रखा रहे और काम करता रहे, ताकि उसे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसको हार्म नहीं कर सकती है। ये इसकी लेयरिंग है जो हार्ट को कवर करके रखती है। The pericardial membrane that surrounds the heart consists of three layers and the pericardial cavity, and the heart wall also consists of three layers and the pericardial membrane and the heart wall shares the epicardium. ये स्ट्रक्चर्स हैं जो हार्ट को कवरिंग देती हैं और हार्ट को एक्सटर्नल चीज़ों से बचाती हैं। हार्ट के अंदर जो मसल्स हैं, एट्रियल मसल और वेंट्रिकल मसल, उनका एक फ्लो और एक टाइप ऑफ पैटर्न है। जैसे एट्रियम में जो ब्लड वो मसल्स है वो इस पैटर्न के साथ में चलती है, अंदर की तरफ आती है, और जो वेंट्रिकल्स के अंदर मसल्स हैं वो नीचे की तरफ जा रही हैं, ऊपर से लेके नीचे की तरफ। कभी भी आप कोई मसल देते हैं उसमें एक पैटर्न फॉलो होता है, इस तरीके से या इस तरीके से, तो वो भी पैटर्न हार्ट की मसल्स के साथ में फॉलो होता है। The swirling pattern of the cardiac muscle tissue contributes significantly to the heart ability to pump blood effectively. और ये जो पैटर्न है मसल्स का, ये उसे दिस पैटर्न इज नोन एज स्विर्लिंग पैटर्न। और इस पैटर्न की हेल्प की वजह से जो हार्ट है वो ब्लड को इजीली पंप आउट कर सकता है इन अ डायरेक्शन विच इट नीड्स। जिस डायरेक्शन में हार्ट को ब्लड फ्लो करवाना है उसी डायरेक्शन में ये उसे पंप करवा सकते हैं इसकी स्ट्रक्चर की वजह से। Now you people are seeing the right ventricle versus the left ventricle. अब हम लोग ये देखते हैं कि एक साइड में हमारा राइट हार्ट है, दूसरी तरफ लेफ्ट हार्ट है, यानी कि एक एट्रियम और वेंट्रिकल का सेट, दूसरी तरफ दूसरा एट्रियम और वेंट्रिकल का सेट। तो इनमें डिफरेंस क्यों है? अगर ये एक ही हार्ट का पार्ट है तो व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर? तो डिफरेंस इसमें इसलिए है क्योंकि हमें जब भी कभी फॉर इन जनरल एज इन जनरल एग्जांपल, अगर हमें कभी कहीं से भी किसी भी टैंक से पानी को निकालना है, या फिर हमें कभी किसी टैंक के अंदर पानी डालना है, उस टाइम में हम लोग जो पाइप लेते हैं वो सेम पाइप नहीं लेते हैं। अगर हमें निकालने वाला पाइप चाहिए तो उसका डायमीटर अलग रखते हैं, उसमें डालने वाला पानी का चाहिए तो उसमें डायमीटर अलग रखते हैं। ऐसा इसलिए रखते हैं, और जो हमारा मोटर सेट रहता है उसके अंदर वो इसलिए रहता है ताकि हम लोग प्रेशर के साथ में अगर पानी निकाल रहे हैं तो पाइप फटे नहीं, पाइप अपने स्ट्रक्चर के साथ में एक्वायर करे और फुल फ्लो के साथ में पानी को निकाले। अगर हमें उसमें पानी डालना है, डालने वाले टाइम में भी हमें उतना चाहिए कि इतना प्रेशर तो ये झेल ही ले कि इतने प्रेशर के साथ में ये पानी इस टैंक के अंदर आ जाए, और जो टैंक है वो भी फटे नहीं और जो पाइप है वो भी फटे नहीं। तो वो फटने नहीं की प्रोसेस की वजह से हम लोगों की स्ट्रक्चर्स के अंदर डिफरेंस आता है, क्योंकि एक हार्ट के अंदर जहाँ पर वो पूरा ब्लड पंप करता है बॉडी के अंदर कितना प्रेशर लगाता है, दूसरे टाइप के हार्ट जो बॉडी से पूरा ब्लड घूम के जो उसके पास में आया था वो कितने प्रेशर से आया था, इस चीज को मेंटेन करता है। इसी चीज को मेंटेन करने के लिए इनकी स्ट्रक्चर्स के अंदर डिफरेंस आता है। अब आप लोग देखिए, रिलैक्स्ड और कॉन्ट्रैक्टेड फेज का आपको वेंट्रिकल शो किया गया मेजरली। राइट और लेफ्ट दोनों टाइप के वेंट्रिकल्स दिखाए गए हैं, एक तरफ में रिलैक्स दिखाया गया है, दूसरी तरफ में कॉन्ट्रैक्टेड दिखाया गया है। The myometrium in the left ventricle is significantly thicker than that of the right ventricle. आप लोग देख सकते हैं कि मायोमेट्रियम जो है वो राइट साइड का जो है पतला है लेफ्ट वेंट्रिकल से, और लेफ्ट वेंट्रिकल का मोटा है। बोथ वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड द सेम अमाउंट ऑफ ब्लड। दोनों वेंट्रिकल्स का काम सेम अमाउंट का ब्लड को ही भेजना है, फिर भी ये डिफरेंस है। बट द लेफ्ट वेंट्रिकल मस्ट जनरेट अ मच ग्रेटर प्रेशर to overcome
द ग्रेटर रेजिस्टेंस इन द सिस्टेमिक सर्किट। लेकिन जो लेफ्ट साइड का है उसे ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है। ये सिग्निफिकेंटली इन्होंने मेंशन किया है कि जो लेफ्ट साइड का है उसे ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है। क्यों? उसे ज्यादा प्रेशर इसलिए देना है क्योंकि उसे पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने वाला ब्लड को भेजना है। अगर वो कम प्रेशर के साथ में उस ब्लड को बाहर निकालेगा तो वो पूरी बॉडी तक पहुंच नहीं पाएगा। ऐसा हो सकता है कि अगर उसने कम प्रेशर अप्लाई किया तो ब्लड जितनी देर में सिर्फ और अगर 1 मिनट के अंदर हाथ के पास में ब्लड आना था, वो प्रेशर उसने फुल नहीं डाला तो हाथ के अंदर यहाँ तक तो ब्लड आ गया, उसके आगे ब्लड गया ही नहीं, वापस चलना शुरू हो गया। वापस चलना शुरू हो गया तो यहाँ के पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिला, इधर के पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, तो ये पार्ट क्या होगा? डेड होना शुरू हो जाएगा। डेड होना शुरू हो जाएगा इसका मतलब कि हमारा जो हार्ट है वो ठीक से पंप नहीं कर रहा है। The ventricles are shown in both relaxed and the contracted state. The difference in the relative size of the lumen, the region inside each ventricle where the blood is contained. दोनों के ल्यूमन के अंदर आपका साइज की वेरिएबिलिटी है और वो वेरिएबिलिटी इसीलिए है ताकि आपका जो हार्ट है वो प्रेशर को मेंटेन कर सके और प्रेशर के साथ में ब्लड को पंप आउट कर सके। Now we are here with the structure of the cardiac muscle. कार्डियक मसल की स्ट्रक्चर कैसी होती है? हम लोग प्रीवियस क्लास के अंदर देख चुके हैं कि कार्डियक मसल की स्ट्रक्चर कैसी होती है और इस पे असाइनमेंट भी था जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो ये प्रॉपर्टीज है मसल्स की जो कि आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या इस फंक्शन के अंदर हमें कार्डियक स्ट्रक्चर के अंदर मिलता है। यूनिन्यूक्लिएट मतलब एक न्यूक्लियस के साथ में होती है, ब्रांचिंग फाइबर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं क्योंकि इन्हें एनर्जी ज्यादा जरूरत है, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। स्ट्रेरिएशन यानी कि इसके अंदर जो स्ट्रेट लाइनिंग्स है वो मिलती हैं, ऑटो रिदमिक है, अपने आप अपना रिदम बनाता है, इंटरसेल्युलेटेड डिस्क मिलती है, गैप जंक्शंस होते हैं डेस्मोसोम्स में, फंक्शनल सिम्पटमिया होता है, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन टाइम होता है, लॉन्ग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है। ये सारी फंक्शनल जो क्राइटेरिया है कार्डियक मसल्स का वो आपको देखने में मिल रहा है। इसके अंदर जब आप असाइनमेंट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा डीपली कि ये स्ट्रक्चर कैसे कैसे काम कर रही है। जब आपके मसल्स की स्टडी आएगी तो ये सारी मसल्स का डिटेल आपको मिलेगा। जब आपको तीनों की कंपैरेटिव स्टडी भी करवाई जाती है, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल, तब आपको एकदम डिटेल में जो जंक्शंस है, कहाँ पर जंक्शंस होते हैं, कहाँ पर बैंड्स होते हैं, कैसे ये सिग्नल्स लेके आगे की ओर जाते हैं, ये सारी स्ट्रक्चर्स इसका डिटेल आएगा। Then we have a coronary circuit. Coronary circuit का मतलब ये है कि आपका जो हार्ट है which is functioning, उसको कौन सप्लाई कर रहा है, उसका काम कैसे चल रहा है, उसको कौन सपोर्ट करता है, या कौन से आर्टरीज और वेंट्रिकल्स हैं जो उसे फंक्शनलाइज करने में हेल्प करते हैं। The anterior view of the heart shows the prominent coronary surface vessel and the posterior view of the heart shows the prominent coronary surface vessel. दोनों तरफ में हमें एंटीरियर यानी कि आगे का पार्ट, पोस्टीरियर यानी पीछे का पार्ट, दोनों तरफ के पार्ट्स को दिखाया गया है जहां से हमें जो सरफेस पे बनी हुई आर्टरीज और वेन्स हैं वो शो की जा रही है। ये स्ट्रक्चर आप जूम करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे ब्लड वेसल्स हैं। ये वो वेसल्स हैं जिनके नेम आउट किए गए हैं जो कि मेजर हैं। माइनर्स जो आते हैं इनकी फर्दर ब्रांचेस है, उनका इतना डिस्क्रिप्शन तो कर नहीं सकते हैं। सबसे पहले ऊपर आप देख रहे हैं एओर्टिक नाड, उसके एओर्टिक आर्क के बाद में आप देखते हैं असेंडिंग एओर्टा, राइट कोरोनरी आर्टरी, राइट एट्रियम, एट्रियल आर्टरीज, एंटीरियर कार्डियक वेन्स, स्मॉल कार्डियक वेन्स, मार्जिनल आर्टरीज, और आप राइट साइड में देख रहे हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, पल्मोनरी ट्रंक, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, एंटीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर आर्टरी, ग्रेट कार्डियक वेन। ये सारी स्ट्रक्चर्स हैं जो हार्ट के सरफेस के ऊपर बनी हुई है और ये सर्कुलेशन के अंदर हेल्प कर रही हैं ब्लड के। आप इसका पोस्टीरियर व्यू भी देख सकते हैं, जैसे आप पीछे से देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा, कोरोनरी साइनस, स्मॉल कार्डियक वेन, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ग्रेट कार्डियक वेन, मार्जिनल आर्टरी,
पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, पोस्टीरियर कार्डियक वेन, लेफ्ट वेंट्रिकल में आप देख रहे हैं मिडिल कार्डियक वेन, मार्जिनल आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी। ये सब जो है ये इनका सर्कुलेशन प्रोवाइड करती है कि ब्लड किस तरीके से सर्कुलेट होता है। Structure and functions of the blood vessels. अभी we are going for the structure and function of the blood vessels. Blood vessel and the blood flow. कैसे कैसे ब्लड फ्लो होता है और कैसे कैसे जो ब्लड है वो वेसल से अलग अलग जगह पे पहुंचता है। Cardiovascular circulation, the pulmonary circuit moves blood from the right side to the heart, to the lungs and back to the heart. जो आपका राइट साइड का सर्किट है उसका काम ये है कि राइट साइड के हार्ट से ब्लड को लेना, हार्ट को लंग्स तक ले जाना और लंग्स से वापस हार्ट तक लाना। लाना जो है वो लाया तो है हार्ट तक, लेकिन वो राइट में लाया कि लेफ्ट में? वो लेफ्ट में लेके आया। The systemic circuit moves blood from the left side of the heart to the head and body and return it to the right side of the heart to repeat the cycle, and the arrow indicate the direction of the blood flow and the color show the relative level of the oxygen concentration. जो डायग्राम आपके पास में सामने स्क्रीन पर है आप उसको जूम करके देखेंगे तो उसमें 3 टाइप के अलग कलर हैं। तीनों टाइप के कलर जो है वो ये शो करते हैं कि ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड है या एक्सचेंज लेवल पे है, जब उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड चेंज हो रही है जहां पर दोनों जगह पर मिलके। और आपके ब्लड की डायरेक्शन दिखाई गई है कि कब वो हार्ट से निकलकर बॉडी में जा रहा है और कब वो हार्ट से निकलकर लंग्स में जा रहा है, कब लंग्स का जो ब्लड है वो हार्ट में आ रहा है और कब बॉडी का जो ब्लड है वो हार्ट में आ रहा है। आप इस स्ट्रक्चर को जूम करके देखेंगे तो सबसे ऊपर जो है वो लंग्स है, यानी कि वो एरिया जहाँ से हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बॉडी के अंदर एंटर और आउट होती है। अब आप हार्ट की स्ट्रक्चर को देखिएगा। राइट साइड का जो आपका स्ट्रक्चर है वो रेड कलर में दिख रहा है, लेफ्ट साइड का जो है वो ब्लू कलर में दिख रहा है। ये आपको जो व्यू दिख रहा है ये बॉडी में इसका ऑपोजिट मतलब उल्टा होके लगा होता है, मतलब इसको ही सेट करके आप देखेंगे तो राइट वाला इधर चला जाएगा, लेफ्ट वाला इधर चला जाएगा। लेकिन आप डायग्रामेटिक व्यू में देखेंगे तो आप इसको इसी तरीके से देख सकते हैं। अब जो आप देख रहे हैं आयोटा के अंदर ब्लड आ रहा है, हार्ट से आ रहा है, हार्ट से वो ब्लड आया आयोटा के थ्रू, आकर वो अपर बॉडी में गया। अपर बॉडी किस में चला गया? मतलब सिर में चला गया। अपर बॉडी में वो चला गया तो वहां से उसके पास में उसने देखा कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो उसके साथ में मिक्स हुआ और ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो टिश्यूज ने ले लिया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर निकाला और फिर से वो कहाँ चला गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट हार्ट में। इस पिक्चर के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड में वो चला गया है और उसके बाद में आप नीचे की तरफ देख रहे हैं और नीचे ब्लड जो था लिवर के पास में आया हिपेटिक आर्टरी से, और लिवर के पास में आके अगेन उसने अपना ट्रांसमिशन किया डीऑक्सीजनेटेड होके, फिर से वो लेफ्ट साइड में चला गया। उसके नीचे आपके पास में हिपेटिक पोर्टल वेन है जो कि स्टमक और इंटेस्टाइन को सप्लाई करती है। यहाँ पर हार्ट से ब्लड आया और डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड मिक्स हुआ, फिर डीऑक्सीजनेटेड होके वापस हार्ट के पास में चला गया। सेम एज रीनल आर्टरी से किडनी की तरफ आया और ऐसे ही लोअर बॉडी के पास में आया, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था वो हार्ट के पास में चला गया। ये सारा ब्लड जो था ये बॉडी के सर्कुलेशन का था, मतलब ये कि हार्ट ने ब्लड को सप्लाई किया बॉडी तक और बॉडी ने सप्लाई किया वापस हार्ट तक। अब आप ऊपर का सिस्टम देखेंगे, ऊपर का सिस्टम आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था लंग्स से नीचे की तरफ आया रेड कलर में, और ब्लड जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, पल्मोनरी आर्टरी से चला गया वो लंग्स के पास में। अब आप लोग एक मेजर चीज ये देख रहे हैं, पल्मोनरी आर्टरी एंड द पल्मोनरी वेन, दीज आर द एक्सेप्शन ऑफ द वेसल्स। पर हमेशा ऐसा होता है वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी ऐसी चीज है जो कि उल्टी चीज कैरी करती है। पल्मोनरी आर्टरी है, आर्टरी को तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना था लेकिन वो नहीं कर रही है, वो डीऑक्सीजनेटेड कैरी कर रही है। पल्मोनरी वेन को डीऑक्सीजनेटेड कैरी करना था लेकिन वो
ऑक्सीजनेटेड कैरी कर रही है। ये इसका डिस्टिंग्विश फीचर है और इस तरीके से आपका सर्कुलेशन जो है वो टेक प्लेस होता है बॉडी में। Then we have the structure of the typical artery and the vein. हमारे पास में स्ट्रक्चरल डिफरेंस है आर्टरीज और वेन के अंदर। अब आप बोलोगे कि आर्टरीज और वेन में भी दोनों में ब्लड ही कैरी होना आता है, तो फिर इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्यों? सेम पर्पस ऑफ द डिफरेंस है कि कितने प्रेशर से इनको सामान को आगे लेके जाना है या फिर इनको अंदर लेकर आना है। वो प्रेशर जो आगे और पीछे जा रहा है वही डिफाइन करता है इस चीज को कि किस चीज के पाइप की जो मोटाई है, डायमीटर है, वो कितना रखना है, ल्यूमिन कितना रखना है और किस थिकनेस की पाइप हमारे को चाहिए ताकि हम उतने प्रेशर का जो पानी है वो भेज सकते हैं। तो आर्टरीज और वेन्स के अंदर डिफरेंस ही आता है। आर्टरी जो है वो प्यूरिफाइड ब्लड कैरी करती है, वेन्स जो है वो अनप्यूरिफाइड ब्लड कैरी करती हैं। इसलिए arteries and vessels share the same general feature, but the walls of the artery are much thicker because of the higher pressure of the blood that flow through them. आप लोग देख सकते हैं कि आर्टरीज जो है वो थोड़ा मोटाई में रहती हैं, उनकी थिकनेस ज्यादा रहती है क्योंकि उन्हें ज्यादा प्रेशर वाला ब्लड कैरी करना होता है। अब आप इसके स्ट्रक्चर में देखते हैं, आर्टरीज में ट्यूनिका एक्सटर्ना जो सबसे आउटर लेयर है वो छोटी पतली रहती है, लेकिन वही लेयर वेन्स में मोटी रहती है। आर्टरीज में ट्यूनिका मीडिया जो है सबसे मोटी रहती है, लेकिन वेन्स में ट्यूनिका मीडिया पतला रहता है। जो आपका आर्टरीज है उसमें ट्यूनिका इंटीमा के अंदर लेयरिंग और ज्यादा रहती है, लेकिन ट्यूनिका इंटीमा वेन्स में बिल्कुल भी नहीं रहती है। आर्टरीज के अंदर स्मूथ मसल्स ज्यादा है, इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन जो है वो भी प्रेजेंट है और वैसा वैसोरम प्रेजेंट है, एक्सटर्नल इलास्टिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, नर्वी वैसोरम प्रेजेंट है, एंडोथेलियम प्रेजेंट है, इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट है। इसके अगेंस्ट अगर हम लोग वेन्स को देखें तो वैसोरम प्रेजेंट है, स्मूथ मसल प्रेजेंट है और एंडोथेलियम प्रेजेंट है, बाकी की कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं है। आप ल्यूमिन देख सकते हो साइड 2 के अंदर, माइक्रोग्राफ जो दे रखा है उसमें रिलेटिव डिफरेंस दिया है आर्टरीज और वेन्स के अंदर। अब कंपैरिजन ऑफ द ट्यूनिक्स इन द आर्टरीज एंड द वेन, सब लेयर्स का कंपैरिजन है हमारे पास में आर्टरीज का और वेन्स का। जनरल अपीयरेंस है, आर्टरीज में है थिक वॉल्स विद स्मॉल ल्यूमिन एंड जनरली अपीयर्ड एज राउंडेड, और वेन्स में thin walls and large lumen generally appear as flattened. ये इनका स्ट्रक्चरल डिफरेंस है जो कि आर्टरीज और वेन्स में मिलता है। Then we go for the tunica intima. Endothelium usually appears wavy due to the constriction of the smooth muscles and internal elastic membrane present in the larger vessels. एंडोथेलियम जो है वो यूजुअली वेवी अपीयर करता है और इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन जो है वो लॉन्गर वेसल्स में मिल रही हो, जबकि वेन्स में एंडोथेलियम स्मूथ अपीयर रहती है और इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन एब्सेंट है। ट्यूनिका मीडिया नॉर्मली द थिकेस्ट लेयर इन द आर्टरी, बट इन वेन्स नॉर्मली थिनर देन द ट्यूनिका एक्सटर्ना। Smooth muscle cells and elastic fibers predominate, yet the proportion of these vary with the distance from the heart. जैसे जैसे हमारे हार्ट से ट्रेवलिंग शुरू होती है वेसल्स की, वैसे वैसे उसका प्रोपोर्शन जो है वो कम होता चला जाएगा और जो स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर्स हैं वो कम होते चले जाएंगे, लेकिन वो एट प्रेजेंट जहाँ हार्ट का कनेक्शन है वहां पर ज्यादा है। An external elastic membrane present in the larger vessels, as will in the veins, normally thinner than the tunica externa. Smooth muscles and the collagenous fibers predominate. Navivasorum vasorum present and external elastic membrane absent. ये structure difference है veins में और arteries में. Then the last layer is tunica externa, normally thinner than the tunica media in all but the largest arteries. Generally tunica media से पतला रहता है, collagenous and elastic रहता है fibers के साथ में. Normally the thickest layer of the veins, normally the thickest layer in the veins, collagenous and smooth fibers predominate.
स्मूथ मसल्स फाइबर्स, नैरो वैसरम एंड वैसोवैसरम प्रेजेंट रहता है। इसमें यहाँ पर ट्यूनिका एक्सटर्ना में ये प्रेजेंट है, एज वेल एज आर्टरीज में भी ये प्रेजेंट है, नैरो वैसरम एंड वैसोवैसरम प्रेजेंट। स्मूथ मसल फाइबर्स भी रहेंगे, इसमें कोलेजनस और इलास्टिक फाइबर्स रहेंगे। ये डिफरेंसेस हैं जो कि आपको मिल सकते हैं आपकी आर्टरीज और वेन्स में। अब आपका प्रेशर के अकॉर्डिंग ल्यूमेन डायमीटर किस किस में कितना चेंजेस आता है वो हम लोग देख रहे हैं इस चार्ट के अंदर कि कहाँ पर कितना डिफरेंस आएगा, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड फ्लो है वो अलग अलग फॉर्म में आएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फंक्शन। आर्टरीज का फंक्शन है सेंड ब्लड फ्रॉम द हार्ट, यानी कि हार्ट से ब्लड लेकर आगे जाना। वेन्स सेंड ब्लड टू द हार्ट, पूरी बॉडी से ब्लड को लेकर आना और हार्ट तक लेके आना। कैपिलरीज मटेरियल एक्सचेंज विद द टिश्यूज, जो चीज ब्लड लेकर आया था उसको एक्सचेंज करना, मतलब अगर ब्लड न्यूट्रिएंट्स को लेकर आया था या फिर ऑक्सीजन को लेकर आया था उसको चेंज करके डीऑक्सीजन और वेस्ट प्रोडक्ट में चेंज करवाना, यहाँ ये फंक्शन है कैपिलरीज का। प्रेशर, आर्टरीज में ज़्यादा प्रेशर रहता है क्योंकि हार्ट जो है वो प्रेशर के साथ में ब्लड को भेजेगा ताकि बॉडी के हर एक पार्ट तक, नीचे तक या ऊपर तक ब्लड जो है वो इक्वली पहुंच जाए। अगर हम जैसे ब्लड है अगर वो फुल प्रेशर के साथ में सप्लाई नहीं किया गया तो ऐसा हो सकता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ में हमारी बॉडी की लोअर पार्ट्स में तो ब्लड चला गया, सिर तक ब्लड गया ही नहीं क्योंकि ये तो एंटी ग्रेविटी था और प्रेशर नहीं मिला तो ये नहीं गया। जैसे हम जनरल देखते हैं, हम लोगों ने अगर कोई पाइप है उसको ऑन किया और इस डायरेक्शन में सीधा रखा तो पानी का फ्लो जो था नीचे की तरफ आता रहा। हमें चाहिए कि पानी का फ्लो जो नीचे गिर रहा है वो कुछ दूरी पे जाके गिरे, हमारा कुछ डिस्टेंस कवर हो, तो हम जो है वो उसके पाइप को, होल को छोटा करते जाएंगे, उसको जब हम स्क्वीज करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा और प्रेशर बढ़ के दूर तक डिस्टेंस कवर करना होगा। सेम मैकेनिज्म आपके हार्ट के अंदर कैरी रहता है। तो आर्टरीज में प्रेशर हाई रहता है, वेन्स में प्रेशर लो रहता है और कैपिलरीज में प्रेशर लो रहता है। कैपिलरीज में इसलिए लो रहता है क्योंकि वहां पर सिर्फ एक्सचेंज प्रोसेस होती है, वहां पर प्रेशर की जरूरत नहीं है। ल्यूमन अगर देखा जाए तो आर्टरीज का ल्यूमन नैरो रहता है और वो नैरो इसलिए रहता है क्योंकि उसकी लेयर्स जो है वो थिक है। वेन्स में ल्यूमन वाइड रहता है क्योंकि उसकी लेयर जो है वो छोटी है, थिन है, एक्सटर्नली नैरो। कैपिलरीज जो है वो बहुत ही ज्यादा नैरो रहती है, बहुत ही ज्यादा पतली रहती है और वॉल थिकनेस जो है वो बहुत ही ज्यादा कम, एक्सट्रीमली थिन रहती है, सिंगल सेल थिकनेस टाइप की रहती है। वॉल थिकनेस जो है वो आर्टरीज की थिक है और वेन्स की थिन है, मतलब पतली है। तीनों टाइप की लेयर्स दिखाई गई हैं। वॉल लेयर्स 3 टाइप की हैं, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा, सेम एज इन द वेन। और जो कैपिलरीज है उसमें सिर्फ ट्यूनिका इंटीमा, सिर्फ एक ही टाइप की रहती है। उसके बाद में मसल एंड इलास्टिक फाइबर्स। आर्टरीज के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ मसल और इलास्टिक फाइबर रहते हैं, वेन्स में स्मॉल अमाउंट रहती है और कैपिलरीज में एब्सेंट रहती है। वेल्व्स जो है वो सिर्फ आर्टरीज में मिलते हैं, वेन्स में नहीं मिलते। और कैपिलरीज, सॉरी, आर्टरीज में वेल्व्स नहीं मिलते, वेन्स में मिलते हैं और कैपिलरीज में नहीं मिलते। इसका मेजर फंक्शन ये इसलिए है क्योंकि आर्टरीज के अंदर वेल्व्स की जरूरत नहीं है, वो ब्लड को हार्ट से सीधा बॉडी तक ले जाती है। वेन्स को जरूरत है क्योंकि वो बॉडी से कलेक्ट करके ब्लड को आर्टरीज तक ला रही है, तो वो बैक फ्लो को प्रिवेंट करना जरूरी है, इसलिए इस तरीके से वो उनमें नहीं मिलता है, वेल्व्स नहीं मिलता है आर्टरीज में और वेन्स में मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आर्टरी, आर्टरीज का मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? हाई प्रेशर वेसल्स कमिंग आउट ऑफ द हार्ट, ज्यादा प्रेशर की ब्लड वेसल जो हार्ट से बाहर की तरफ आ रही है। possess large amount of elastic tissue compared to the other vessel, इसमें इलास्टिसिटी ज्यादा है, ज्यादा अमाउंट ऑफ इलास्टिक टिश्यूज रहते हैं। थिक ट्यूनिका मीडिया एंड थिन ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये लेयरिंग डिफरेंस है इसमें जो कि आपकी आर्टरीज में रहता है। No exchange, generally transport oxygenated blood and are red on model in the diagram, जो हमने डायग्राम देखा था उसमें रेड कलर की शो हो रही है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती है।
टाइप्स ऑफ आर्टरीज एंड द एट्रियोल्स। आर्टरी से ज्यादा छोटी स्ट्रक्चर या आर्टरी की जो फर्दर ब्रांचेस हैं वो एट्रियोल्स जानी जाती हैं। उनमें क्या डिफरेंस है? Comparison of the walls of an elastic artery and a muscular artery and an arteriole is shown. In terms of the scale, the diameter of an arteriole is measured in the micrometer compared to the millimeter for elastic and muscular arteries. इनमें जो माइनर डिफरेंसेस है वो किस लिए है? क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर आपका, जैसे हार्ट से आपका बॉडी जो हार्ट से आपकी जो वेसल्स है दूर होती चली जाएंगी, उनकी स्ट्रक्चर फर्दर डिवाइड होती चली जाएंगी, वैसे वैसे इनके अंदर स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस आना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले आप इलास्टिसिटी देखेंगे तो आपकी जो आर्टरी है, मेजर आर्टरी, उसके अंदर इलास्टिक फाइबर जो है वो सबसे ज्यादा है। ब्लू कलर में आप देख सकते हैं। ट्यूनिका एक्सटर्ना बिल्कुल पतला है, मीडिया जो है वो फुल मोटा है, फुल इलास्टिक है, और ट्यूनिका इंटीमा जो है वो भी पतला है लेकिन वो भी इलास्टिक है। जैसे ही हम मस्कुलर आर्टरी में गया, हमारा जो ट्यूनिका एक्सटर्ना था वो मोटा हो गया, मीडिया जो था वो पतला हो गया, इलास्टिसिटी थोड़ा कम हो गई, ट्यूनिका इंटीमा जो था वो भी कम इलास्टिक हो गया। जैसे ही हम एट्रियोल्स में गए और पतली लेयर्स में चले गए तो वहां पर ट्यूनिका एक्सटर्ना था वो पतला हो गया, ट्यूनिका मीडिया मोटा था लेकिन फाइबर्स नहीं रहे, और ट्यूनिका मीडिया जो था उसमें भी फाइबर्स कम होते चले गए। क्यों? क्योंकि उन लोगों को प्रेशर की ज्यादा जरूरत नहीं थी। Characteristics of the capillaries. Capillaries का क्या फंक्शन है? The smallest of the all blood vessels with the diameter less than the 10 micrometer. बहुत ही कम डायमीटर की होती हैं, 10 माइक्रोमीटर, यानी कि बहुत ही पतली और बहुत ही छोटी रहती हैं। Composed of a single layer of squamous epithelium and a separate sparse basal lamina. बहुत पतली squamous epithelium और sparse basal lamina की बनी होती है। Only vessels responsible for the exchange process. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ exchange process होता है और कोई काम नहीं होता। Many may possess the parasites associated with the epithelium to help stabilize the layer. इसमें parasites हो सकती हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर सके, और इसके अंदर कोई फंक्शन नहीं होता है। अगर आप लोगों ने किसी बॉडी में, आपको अगर अपनी ही बॉडी में अगर आप चाहें कि आर्टरीज और वेन्स को देखें, तो अगर आप देखना चाहते हैं जैसे ये हाथ के ऊपर है, मे भी इस तरीके से आपको दिख रही है, लाइनिंग्स जो है ये ग्रीन ग्रीन कलर की दिख रही है, लेकिन ये ब्लू कलर की। जैसे ही आप इसको फॉरवर्ड बेंड करते हैं, स्ट्रक्चर जो है ऊपर की तरफ आ जाती है। ठीक है, ये जो दिख रही है आपको ग्रीन ग्रीन कलर की, ये वेन्स है। आर्टरीज जो है वो डीपर है, रेड कलर की नहीं शो हो रही है। कैपिलरीज अगर आप देखना चाहते हैं तो आप लोग छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे गोरे बच्चे जो हैं, उनकी आप आईज की जो पलके हैं उनके बंद होने के टाइम में आप उनकी कैपिलरीज देख सकते हैं। बिल्कुल माइन्यूट तार से भी पतली पतली कैपिलरीज दिखाई देती हैं। और अगर आप अपने छोटे बच्चों के गाल जो गोरे रंग के गोरे बच्चे होंगे उनमें ज्यादा इजीली विजुअल रहेंगी। जैसे ही वो लोग ऐसा करेंगे, टंग लगाएंगे, तो वो यहाँ से आपकी प्रोमिनेंट होके आपको दिखने लगेंगी कैपिलरीज। छोटे बच्चों में दिखती है क्योंकि वहां पर स्किन जो है पतली रहती है, टिश्यूज जो है, फैट जो है वो कम रहता है। जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं हमारी स्ट्रक्चर्स मॉडिफाई होती हैं और जो फैट है वो आ जाता है, स्किन लेयर मोटी हो जाती है, तो पतली कैपिलरीज है ये दिखना बंद हो जाती है। Then we have a types of capillaries, continuous, fenestrated and sinusoid. 3 टाइप के हमारे पास में कैपिलरीज है, तीनों के अलग अलग टाइप हैं। अब आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देख रहे हैं कंटिन्यूस। बेसमेंट मेम्ब्रेन कंप्लीट होती है, एंडोथेलियल लेयर जो है वो ट्यूनिका इंटीमा की वो रहती है, इंटरसेलुलर क्लेफ्ट बना रहता है। फेनिस्ट्रेटेड के अंदर आपके पास में फेनिस्ट्रेशन मतलब बीच बीच में रुकावटें या अलग अलग स्ट्रक्चर बनी रहती हैं। साइनोसाइड के अंदर एस शेप की बनी रहती है जिसमें इनकम्प्लीट बेसमेंट मेम्ब्रेन रहती है और इरेगुलर इंटरसेलुलर गैप भी बना रहता है। ये तीनों अलग अलग टाइप की कैपिलरीज हैं जो अलग अलग जगह पर मिलती हैं। देन वी हैव अ कैपिलरी बेड। कैपिलरी बेड क्या होता है, क्या चीज है, कैपिलरी बेड क्यों जरूरी? कैपिलरी बेड एक ऐसी जगह, एक ऐसा जंक्शन है, से फॉर यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, तो दोनों को मिक्स होने के लिए एक जगह पे जुड़ना पड़ा। ये जगह जहाँ पर वो जुड़े हैं वो है आपका कैपिलरी बेड। आर्टरीज के अंदर ब्लड ट्रेवल करता है, वेन्स में ब्लड ट्रेवल करता है, सिर्फ कैपिलरीज ऐसी जगह है जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ ब्लड होता है और कुछ भी नहीं।
जैसे ही यहाँ पे मिलेंगी, इधर से डीऑक्सीजनेटेड, इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, और जहाँ पर जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी वहाँ पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव किया जाएगा। आप लोग इस स्ट्रक्चर को अगर जूम करके देखेंगे तो यू कैन इजीली विजुअलाइज कि एट्रियोल्स हैं, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स हैं, मेटाटेरियोल्स हैं, सर्व्स एज अ वैस्कुलर शंट की तरह ये बिहेव करते हैं व्हेन द प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स आर क्लोज, जब प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स जो है वो क्लोज रहते हैं। दूसरी तरफ आपके पास में कैपिलरीज है, वेन्यूल्स हैं, एंड थ्रू फेयर चैनल्स है। ये चैनल्स है जहाँ से आपका जो है ट्रांसमिशन शुरू रहता है और जहाँ पर ये एक्सचेंज बना रहता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को आप अगर नीचे की ये जो कैपिलरीज हैं इन लेयर्स को देखने के बाद में आप लोग ये देख सकते हैं कि कैसे ब्लू और रेड अंदर आया और पर्पल के अंदर चेंज होके उसने कलर चेंज करके अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को एक्टिवेट किया और एक्सचेंज सिस्टम को बनाया। नीचे आप देख सकते हैं एंटीरोवेनस एनास्टोमोसिस, जहाँ पर आपका सीधा सीधा जाके अंदर की स्ट्रक्चर दिखाई गई है जहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज हो रहा है। In a capillary bed, arterioles gives rise to metatrioles. Arterioles जो है वो और पतली स्ट्रक्चर metatrioles में बदलते हैं। Precapillary sphincters located at the junction of the metatrioles with a capillary regulate blood flow. A through fair channel connect the metatrioles to the venules, and an anterovenous anastomosis which directly connect the arterioles with the venules is shown in the bottom. ये आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस दिखाए गए हैं कि कैसे आपका जो आर्टरी है एट्रियोल्स में, एट्रियोल्स जो है वो मेटाट्रियोल्स में चेंज होते हैं, और कैसे वो अपना ब्लड फ्लो चेंज करते हैं, और कैसे वेन्स जो है वो वेन्यूल्स में चेंज होती हैं, और वेन्यूल्स में थ्रू फेयर चैनल बनता है। चैनल से आपका जैसे कई सारे बड़े समुद्र होते हैं, समुद्र को एक से दूसरे को जोड़ने के लिए चैनल्स बने रहते हैं, वैसे ही आपका ब्लड को जोड़ने के लिए चैनल्स बने हैं और वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड एक्सचेंज होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेन्स, वेन्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? लो प्रेशर वेसल्स, यहाँ पर वेसल्स में प्रेशर कम रहता है। possess valves to prevent the backflow, वेन्स में वाल्व्स बने रहते हैं ताकि बैकफ्लो नहीं हो। थिक ट्यूनिका एक्सटर्ना एंड थिनर ट्यूनिका मीडिया, आउटर लेयर जो है वो मोटी है और मीडिया जो है वो पतली है। नो एक्सचेंज, कोई एक्सचेंज नहीं है। जनरली ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड आर ब्लू ऑन द मॉडल इन द डायग्राम, ज्यादातर मॉडल्स के अंदर ये ब्लू कलर की शो की जाती हैं। यहाँ पर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड नहीं करेंगे, और देयर इज नो फर्दर एक्सचेंजेस प्रेजेंट। Comparison of the veins and the venules. As we have studied already that the comparison between the arteries and the arteriole, now we are having the comparison of the veins and the venules. Further dividation है veins का venules के अंदर। इनमें क्या difference है? इनमें भी structural difference है। Many veins have valves to prevent backflow of the blood, whereas venule do not. वेन्स में आपका बैकफ्लो प्रिवेंट करने के लिए वाल्व्स रहते हैं, लेकिन वेन्यूल्स में नहीं रहते हैं। In terms of scale, the diameter of the venules is measured in the micrometer compared to the millimeter for the veins. Venules का जो diameter है वो बहुत ज़्यादा कम रहता है comparative to the veins. आप इनकी स्ट्रक्चर्स को जूम करके देख सकते हैं। लार्ज वेन, मीडियम साइज वेन एंड द वेन्यूल्स, ये डिवाइडेशन है। सबसे पहले आप लेयरिंग में डिफरेंस देखेंगे। ट्यूनिका एक्सटर्ना बहुत बड़ा है, मीडियम साइज में और कम हो गया, एंड वेन्यूल्स में बिल्कुल कम हो गया। ट्यूनिका मीडिया पतला था फर्स्ट में, लार्ज वेन्स में थोड़ा मोटा हुआ मीडियम साइज में, और वेन्यूल्स में बिल्कुल दिखना या कहीं कहीं दिखना आना शुरू हुआ। स्मूथ मसल सेल्स इन द ट्यूनिका एक्सटर्ना प्रेजेंट रहती हैं। यहाँ पर ट्यूनिका मीडिया के अंदर बिल्कुल पतला, ट्यूनिका इंटीमा जो है सेकंड साइज में बिल्कुल कम हो गया, और वेल्व्स जो है वो क्लोज्ड हैं, और वेन्यूल्स में ट्यूनिका इंटीमा जो है वो थोड़ा मोटा है और इसके अंदर ओपनिंग है। बस ये इतना डिफरेंस है ये वेन्स और वेन्यूल्स में।
वेरिकोज वेन इज अ कंडीशन, इज अ मेडिकल कंडीशन जहां पर आपका जो हार्ट है वो ब्लड को एक्वायर्ड फॉर्म ऑफ प्रेशर के अंदर पंप आउट नहीं कर पाता। अब वो नहीं कर पाता और वो स्ट्रक्चर जो है वो आपकी वेन्स जो है वो स्किन से उभर उभर कर बाहर दिखने लग जाती है। इस कंडीशंस को बोलते हैं वेरिकोज वेन्स और ये जनरली लोअर लिम्ब या घुटने के आसपास के एरिया में ही दिखाई देती है। ये इसलिए होता है क्योंकि हार्ट जो है वो अपना पंपिंग मैकेनिज्म सही से नहीं कर पाता। अगर आप इसके फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के अंदर जाएंगे अदर देन द मेडिकेशन एंड द सर्जरी, तो आप इसे प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर आप उसे बोल सकते हैं कि वो अपने पैरों के नीचे पिलो लगाकर सोएं ताकि हार्ट के ऊपर सर्कुलेशन का लोड जो हो वो कम रहे और हार्ट जो है वो पंपिंग इजीली कर सके। नाउ दिस इज द वे फॉर वेन्स आर ब्लड रिजर्वेयर। ब्लड का रिजर्वायर है कि कितना परसेंट, आप इस चार्ट के अंदर देख सकते हैं कितना परसेंट ब्लड जो है वो सिस्टेमिक वेन्स में रहता है, कितना सिस्टेमिक आर्टरीज में रहता है, कितना सिस्टेमिक कैपिलरीज में रहता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन देख सकते हैं और हार्ट देख सकते हैं। एक टाइम में हार्ट के पास में 7% है। पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब जो कि हार्ट और लंग्स के बीच की सर्कुलेशन उसमें 9% है। पूरी बॉडी और हार्ट के अंदर 84% है। इतना ट्रांसमिशन चलता है आपके बॉडी के अंदर, जो आपका ब्लड है इस परसेंटेज के अंदर शो होता है। आगे की फर्दर डिवाइडेशन है सिस्टेमिक वेन्स में 64%, सिस्टेमिक आर्टरीज में 13% एंड सिस्टेमिक कैपिलरीज में 7%। पल्मोनरी वेन्स में 4%, पल्मोनरी कैपिलरीज में 2%, पल्मोनरी आर्टरीज में 2%, लार्ज वेन में 18%, लार्ज वेनस नेटवर्क यानी कि लीवर नैनबोरो बोन मैरो इंटीग्मेंटेड के अंदर 21%, वेन्यूल्स एंड मीडियम साइज वेन्स में 25%, एट्रियोल्स में 2%, मस्कुलर आर्टरीज में 5%, इलास्टिक आर्टरीज में 4%, आयोटा में 2%, सिस्टेमिक कैपिलरीज में 7%। ये आपका सर्कुलेशन डिफरेंस है जो कि आपके अंदर कि कितना ब्लड जो है एक टाइम के अंदर सिस्टेमिक में रहता है, कितना जो है पल्मोनरी में रहता है। Basic comparison between arteries and the veins. Direction of the blood. Conduct blood from away from the heart. Arteries जो है हार्ट से ब्लड लेकर जाती हैं, वेन्स जो है कंडक्ट ब्लड टूवर्ड द हार्ट, बॉडी से हार्ट की तरफ लेकर आते हैं। जनरल अपीयरेंस राउंडेड है आर्टरीज की, वेन्स की इरेगुलर और फ्लैटन टाइप की रहती है। प्रेशर हाई रिस्क रहता है आर्टरीज में, वेन्स में लो। वॉल थिकनेस ज्यादा रहती है आर्टरीज में, वेन्स में कम। Relative oxygen concentration higher in the systemic artery, lower in the pulmonary artery, और veins में इसका opposite है, lower in the systemic artery and higher in the pulmonary veins। valves है जो arteries में present नहीं रहते हैं, लेकिन valves जो है वो veins में present है लेकिन venules में absent है। present most commonly in the limbs and veins inferior to the heart, जो heart के नीचे आती हैं। नेक्स्ट है आपके पास में कैपिलरी एक्सचेंज। कैपिलरी एक्सचेंज हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी कि कैपिलरी ब्लड के साथ बेड के साथ में एक्सचेंज होता है। ये है हमारा कैपिलरी एक्सचेंज लेवल, किस तरीके से एक्सचेंज होता है। अब आप लोग इन तीनों स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करके देख सकते हैं कि फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस है एट्रियल एंड नेट फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है उसमें 10 mmHg का डिफरेंस रहता है। फ्लूइड exit capillary since capillary hydrostatic pressure is generated greater than the blood colloidal osmotic pressure। ये डिफरेंस है colloidal का और जो उसका ग्रेटर देन है हाइड्रोस्टैटिक से, जिससे आपका जो ब्लड के अंदर जो 10 mmHg का प्रेशर चेंज हुआ और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल पाया। और जो वॉयलेट लाइन है उसमें कोई नेट मूवमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज चल रहा है। No net movement of the fluid since the capillary hydrostatic pressure 25 और blood colloidal osmotic again 25, कोई exchange नहीं है, दोनों न्यूट्रलाइज हैं। लेकिन अगर रीअब्जॉर्प्शन की बात देखी जाए या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात देखी जाए तो वीनस एंड नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर में 7 का डिफरेंस है, 7 mmHg का। Fluid re-enter the capillary since capillary hydrostatic pressure is 18 and is less than blood colloidal pressure which is 25। ये डिफरेंस आने की वजह से आपकी कैपिलरीज के अंदर ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड में चेंज होता है। कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। कंडक्शन सिस्टम के अंदर आपके पास में कि किस तरीके से आपका हार्ट के अंदर जो आपका ब्लड है वो ट्रेवल करता है।
ये चीज कंडक्शन सिस्टम से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तक के अंदर आप लोगों को अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो यू मे आस्क कि इस सिस्टम से रिलेटेड कुछ भी है। मैं कंटिन्यूअसली बता रही हूँ आप लोगों को, तो बीच में अगर कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। सबको सब कुछ क्लियर है? यस मैम। इसमें आप हार्ट की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन जो है वो एज एन असाइनमेंट यूज कर सकते हैं।